जय हिंद, नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे मित्रों, आप सब लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरे इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, यह वीडियो पार्ट 2 अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है, जो कि अभी मैंने पार्ट फर्स्ट में कुछ मनोवैज्ञानिकों के संदर्भ में आपसे चर्चा किया था कि मनोवैज्ञानिकों ने कौन कौन से अधिगम के सिद्धांत पर अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। दोस्तों, यह पार्ट 2 वीडियो है, जो इस वीडियो में बचे हुए मनोवैज्ञानिकों के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और मैं खास बनाने वाला हूं, इसलिए अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी इस प्रकार की बेनिफिशियल वीडियो का लाभ ले सकें। दोस्तों, चलिए अब हम लोग देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं प्रतियोगिता परीक्षाओं से ही संबंधित वीडियो अपने इस चैनल पे लाता ही रहता हूं। दोस्तों, चलिए अब हम लोग देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अधिगम के सिद्धांत में पार्ट फर्स्ट के वीडियो में हम लोग सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जो कि अल्बर्ट बंडूरा जी ने दिया है, स्किनर महोदय का सिद्धांत, जो कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, और दोस्तों ईयर थार्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत के विषय में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग 6 मनोवैज्ञानिक जो बचे हुए हैं, उन्होंने अधिगम के सिद्धांत पर, अधिगम के विषय पे अपने कौन से सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। दोस्तों, 5वें नंबर पे आते हैं रॉबर्ट गेने जी, जिन्होंने अपना अधिगम सोपानिकी का सिद्धांत अधिगम मनोविज्ञान में दिया था। दोस्तों, अधिगम सोपानिकी के सिद्धांत में 8 चरणों के माध्यम से बच्चा नए नए चरणों में जाकर के सीखता है। पहला जो निम्न स्तर का चरण है, वो दोस्तों संकेतों के द्वारा बच्चा सीखता है। सांकेतिक चरण है, जो कि निम्न स्तर है। अधिगम सोपानिकी का निम्न स्तर सांकेतिक माध्यम से बच्चा सीखता है। उसके बाद बच्चा अपने दूसरे चरण में जाता है और उद्दीपन अनुक्रिया के माध्यम से बच्चा सीखता है। उद्दीपन अनुक्रिया से सीखने के बाद बच्चा सरल श्रृंखला को बनाना सीखता है, और सरल श्रृंखला बनाने के बाद बच्चा शाब्दिक सहचर्य से वाकिफ होता है, शब्दों के चयन से वाकिफ होता है, और फिर बच्चा के अंदर विभेदीकरण की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। और छठे चरण में बच्चा अपने अंदर संप्रत्यय का विकास करता है और संप्रत्यय द्वारा बच्चा सीख जाता है। और फिर 7वें चरण में दोस्तों बच्चे के अंदर नियम पर अपना एक समझ विकसित हो जाती है, और नियम जानने के बाद बच्चे को समस्या का समाधान हो जाता है। बच्चे के सामने कोई भी समस्या लाई जाती है तो 8वें चरण में बच्चा उस समस्या का समाधान करके उस समस्या का समाधान कर लेता है। तो दोस्तों, रॉबर्ट गेने ने अपने अधिगम सोपानिकी के सिद्धांत में 8 चरणों के माध्यम से अधिगम सोपानिकी का पिरामिड बताया था, जिसमें निम्न चरण होता है सांकेतिक द्वारा सीखना, संकेत द्वारा बच्चा सीखता है। उसके बाद दोस्तों उद्दीपन अनुक्रिया करता है। उद्दीपन, जो उसके सामने कोई उद्दीपक रखा जाता है और उस उद्दीपक को देख करके बच्चा क्या अनुक्रिया करता है, उसके द्वारा बच्चा सीखता है। फिर तीसरे चरण में बच्चा सरल श्रृंखला का ज्ञान उत्पन्न कर लेता है। सरल श्रृंखला सीखने के बाद शब्दों के चयन से वाकिफ हो जाता है, और शब्दों के चयन वाकिफ होने के बाद वो शब्दों में विभेदीकरण के गुण विकसित कर लेता है। तो ये दोस्तों 8 चरण है, जो कि अधिगम सोपानिकी के सिद्धांत में रॉबर्ट गेने जी ने अपने अधिगम के संदर्भ में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। दोस्तों, इसके आगे एक मनोवैज्ञानिक 6 नंबर पे आते हैं गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत, जिसको गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने अपने अधिगम के सिद्धांत में प्रस्तुत किया था। दोस्तों, इस सिद्धांत को हम गेस्टाल्ट सिद्धांत, पूर्वाकार सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, सोच का सिद्धांत, पूर्व से अंश का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत और दोस्तों सूझ का सिद्धांत, इन सभी नामों से हम गेस्टाल्ट सिद्धांत को जानते हैं। पेपर में अगर इन सभी नामों से भी हमसे प्रश्न पूछे इस सिद्धांतों के प्रतिपादक कौन थे, तो दोस्तों हम कोहलर नाम लेते हैं। कोहलर जी ने गेस्टाल्टवादी सिद्धांत को बताया था, सूझ का सिद्धांत दिया था, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने पर बल दिया था। कोहलर मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने सुल्तान नामक बनमानुष पर प्रयोग किया था, और सुल्तान जो था, जो उसने चिंतन के द्वारा उस समस्या का समाधान किया था। तो दोस्तों सुल्तान ने क्या किया, मानसिक क्रिया का उपयोग किया था, और संज्ञानवादी विचारधारा पर यह सिद्धांत बल देता है। और इस सिद्धांत का आधार क्या है, चिंतन व कल्पना है। क्या है दोस्तों, चिंतन व कल्पना इस सिद्धांत का मूलभूत आधार है। इस सिद्धांत का आधार चिंतन पर आधारित है व कल्पना पर आधारित है। सुल्तान नामक बनमानुष पर कोहलर ने इस सिद्धांत में प्रयोग किया था, और यह सिद्धांत रचनात्मक कार्यों के लिए लाभप्रद है। बच्चों में रचनात्मक कार्यों के लिए
उनके अंदर सृजनात्मकता का गुण विकसित करने के लिए गेस्टाल्टवादी सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत सीख प्रदान करता है। और दोस्तों यह सिद्धांत बालकों की बुद्धि, कल्पना व तर्क शक्ति का विकास करता है, बच्चों के अंदर रीजनिंग का गुण विकसित करता है, तर्क शक्ति का विकास करता है और बच्चों के अंदर समझ का विकास करता है। नवीन ज्ञान की आवश्यकता, उपयोग की सार्थकता पर बल देता है। यह सिद्धांत हमें नए नए ज्ञान से परिचित कराता है और उसकी सार्थकता पर बल देता है। दोस्तों यह सिद्धांत समस्या समाधान के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। गेस्टाल्टवादी सूझ का सिद्धांत जो कोहलर द्वारा दिया गया था, इस सिद्धांत के माध्यम से बच्चे के अंदर समस्या समाधान के लिए अत्यंत उपयोगी सूझ का विकास हो जाता है। और इस सिद्धांत से हमें एक शिक्षण सूत्र भी मिला था कि अगर हमसे प्रश्न में प्रतियोगिता परीक्षा में कोई भी प्रश्न इस प्रकार से पूछे कि इस सिद्धांत के माध्यम से हमें कौन सा शिक्षण सूत्र मिला था, तो दोस्तों पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र इस सिद्धांत के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ था। दोस्तों इसके आगे एक मनोवैज्ञानिक आते हैं जो 7वें नंबर पे आते हैं, उन्होंने दिया तल रूप क्षेत्र का सिद्धांत। तल रूप क्षेत्र का सिद्धांत जो कि कुर्ट लेविन जी थे। कौन थे? कुर्ट लेविन जी थे और यह जर्मन के मनोवैज्ञानिक थे। कहां के थे? जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे और यह रसायन शास्त्री भी थे। इनका जन्म 1890 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था और इन्होंने यह सिद्धांत 1917 ईस्वी में जब ये पीएचडी कर रहे थे शोध कार्य के दौरान विकसित किया था। इन्होंने इस सिद्धांत का विकास 1917 में पीएचडी करने के दरमियान इन्होंने तल रूप क्षेत्र का सिद्धांत दिया था। जीवन में वातावरण को अधिगम का आधार बनाया। इन्होंने जीवन में वातावरण, जो इनके बच्चों के चारों तरफ वातावरण होता है, उस पर अधिगम बच्चा कर सकता है कि नहीं कर सकता, इस क्षेत्र पर इन्होंने वातावरण को अधिगम का मूलभूत आधार बताया था। इन्होंने कहा कि बच्चा अधिगम क्रियाशीलता बच्चों में वातावरण के अनुरूप होती है। इन्होंने वातावरण पर अपने सिद्धांत पर सबसे अधिक बल दिया था। दोस्तों इसके बाद 8वें नंबर पर एक मनोवैज्ञानिक आते हैं, डेविड आशुबेल का अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत। दोस्तों डेविड आशुबेल जो थे, इन्होंने सीखने के एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसे आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की श्रेणी में रखा गया। आशुबेल ने शब्दों के द्वारा जो सहचर्य बनाकर के बच्चा सीखता है, शाब्दिक अर्थपूर्ण तरीके से उसको समझ के, जो शब्दों को समझ के उसके अर्थपूर्ण भाव को विकसित कर देता है, इस प्रकार का अधिगम बच्चों में डेविड आशुबेल जी की देन है, जिन्होंने इस सिद्धांत को आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की श्रेणी में इस सिद्धांत को रखा गया। दोस्तों 10वें नंबर पर एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अधिगम के परिप्रेक्ष्य में अपना मनोविज्ञान का सिद्धांत दिया था। ये मनोवैज्ञानिक बहुत ही खास बन जाते हैं क्योंकि इन्होंने अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत दिया था। अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत, और इस सिद्धांत के प्रतिपादक दोस्तों अमेरिका के मनोवैज्ञानिक कार्ल रैनसम रोजर्स थे। इन्होंने अनुभव द्वारा बच्चों में सीखने का, अनुभव द्वारा बच्चों में अधिगम, बच्चों को सीखने का विचार प्रस्तुत किया था कि बच्चा जब कोई काम करता है, क्रियाशीलता, रचनात्मकता एवं सृजनशीलता से जो बच्चों के अंदर मानसिक गुणों का विकास होता है, इस पर दोस्तों कार्ल रैनसम रोजर्स ने अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत दिया। पार्ट 2 वीडियो में आपने बचे हुए मनोवैज्ञानिकों ने जो अधिगम के परिप्रेक्ष्य में अपने मनोविज्ञान के सिद्धांत दिए थे, उसको मैंने इस वीडियो में दोस्तों पूरा कवर कर दिया। अधिगम के परिप्रेक्ष्य में सभी मनोवैज्ञानिकों के संदर्भ में मैंने एक व्याख्या कर दी है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार से प्रतियोगिता से संबंधित वीडियो अपने इस चैनल पे लाता ही रहता हूं। और दोस्तों वीडियो पे अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।